वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले अभी तक आपने एनएच झारखंड यानी न्यूज हेडलाइंस झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। होली से पहले झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल ऐसी खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का पैसा एक साथ महिलाओं के खाते में आएगा। दरअसल महिलाएं 2 महीने से बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि सरकार कब तक उनके बैंक खाते में पैसा भेजेगी। हालांकि वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। 8 मार्च से महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया है कि जन कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मैया सम्मान योजना की राशि के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से पैसा नहीं जा पा रहा था। मंत्री ने सदन में भरोसा दिलाया था कि एक साथ मैया सम्मान योजना की राशि होली से पहले लाभुकों के खाते में चली जाएगी। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के दूसरे सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधानसभा क्षेत्र की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन भी गिरिडीह पहुंची हैं। गिरिडीह झंडा मैदान में मंगलवार को झामुमो का 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। समारोह में भारी संख्या में महिलाएं भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंची हैं। गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह से ही कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। इस तरह कल्पना सोरेन के राजनीति में आज 1 साल पूरे हो गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव और खूंटी जिले के मुरहू सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार फूलझरी नदी किनारे पीएलएफआई संगठन के 2 गुटों के बीच आपसी विवाद के कारण गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि संगठन के कुछ सदस्य नया गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे यह संघर्ष हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पश्चिमी सिंहभूम पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 2 शव बरामद किए, जिनकी पहचान परवेल सांडी पूर्ति और आशिक तांती के रूप में हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर्च अभियान में पुलिस को घटनास्थल से मैगजीन सहित एक देसी पिस्टल, 7.56 मिलीमीटर की एक जिंदा गोली, 12 बोर की 2 जिंदा गोलियां, 3 मोबाइल फोन, पीएलएफआई की लेवी रसीद, काले रंग का पिट्ठू बैग और 402 रुपये नकद मिले हैं। वहीं बारी माइलडीह गांव परवेल सांडी पूर्ति पर बंदगांव थाने में 3 आपराधिक मामले दर्ज थे। मुरुम्बुस गांव निवासी आशिक तांती उर्फ गुल्टू पर बंदगांव थाने में 2 मामले दर्ज थे। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह मामला पीएलएफआई संगठन के आंतरिक विवाद से जुड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सर्च अभियान जारी है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति का अधिकार है। कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए न्यायपूर्ण वेतन और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये बातें ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने धुर्वा स्थित झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय में विभिन्न एरिया बोर्ड में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए नियुक्ति नियमावली बनाए जाने वाले कमेटी के अध्यक्ष सौरभ कुमार लाल से की। अजय राय ने उन्हें 2014 में हुए मानव दिवस कर्मियों के सर्वे के संबंध में जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संघ कर्मियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वहीं इस अवसर पर अजय राय ने झारखंड सरकार
और झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से अपील की कि वे कर्मियों की मांगों पर ध्यान दें और उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कर्मियों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि यह झारखंड के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। अजय राय ने कार्यरत कर्मियों को आश्वस्त किया कि झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ उनके साथ खड़ा है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कर्मियों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। झारखंड बजट सत्र के दौरान मंगलवार को भोजनावकाश के बाद बजट पर वाद विवाद हुआ। इसमें भाग लेते हुए भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार जनता को दिग्भ्रमित नहीं करे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के पास पैसा खर्च करने को कोई विजन और इच्छा न शक्ति ही नहीं है, जबकि सरकार केंद्र पर राशि नहीं देने का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकार का बकाया है, लेकिन इसके लिए सरकार को प्रॉपर चैनल से प्रयास करना होगा। बाबूलाल ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने राज्य की ओर से मांगे गए पैसे की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में 125.78% अधिक पैसा दिया। वहीं 22-22 में 146.28 और वित्त वर्ष 22-22 में 146.28% अधिक पैसा दिया। 110.58% राशि मांग की तुलना में अधिक दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर पल्ला नहीं झाड़े। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में झारखंड को 14,373 करोड़ रुपए दिया गया। बाबूलाल ने कहा कि बजट में सरकार ने गिनाया है कि वह किस किस मद में कितना पैसे खर्च करेगी, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि सरकार पैसे कहां से लाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार इस वित्त वर्ष में केवल 58.82% राशि ही जुटा पाई है। उन्होंने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय को कम रखा गया है, जबकि योजना मद में अधिक खर्च दिखाया गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से ठीक नहीं है। बाबूलाल ने कहा कि विकास योजनाओं को लेकर टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी बताकर काम शुरू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले बजट की राशि खर्च नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि और पशुपालन पर बजट का 54%, पेयजलापूर्ति पर 18.6%, खाद्यान्न योजनाओं पर महज 38%, पंचायती राज पर 36% तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर केवल 7.45% राशि ही खर्च कर पाई है। उन्होंने कहा कि कहीं से नहीं लगता है कि यह बजट गरीबी उन्मूलन के लिए है। उन्होंने कहा कि राज्य की 41% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हाल के दिनों में राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि मोदी सरकार ने कोविड काल से राज्य के हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुहैया करा रही है। जवाबदेही से भाग नहीं सकती गठबंधन सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की गठबंधन की सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को मिलाकर उसके शासन के भी 11 वर्ष हो गए हैं। राज्य में स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में खुले मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या नहीं है। यही वजह है जिलों से मरीजों की भीड़ रिम्स आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण ऑपरेशन नहीं होता है। वाजपेयी को नजरअंदाज करने की नहीं थी उम्मीद। सदन में वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण में झारखंड का गठन कराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लेने पर बाबूलाल मरांडी ने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वित्त मंत्री से उम्मीद नहीं थी कि वे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को नजरअंदाज करेंगे। राज्य सरकार ने झारखंड सचिवालय सेवा के 14 अधिकारियों को क्रमशः संयुक्त सचिव और उप सचिव में प्रोन्नति दी है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। संयुक्त सचिव में प्रोन्नत होने वाले अधिकारी वेदरत्न मोहन, ओम प्रकाश तिवारी, कौशल किशोर झा, सुदेश कुमार वर्मा, बैजू प्रसाद, मनोज कुमार, राघवेंद्र झा, विमल नंद मिश्र, भीम रविदास, सुरेश चौधरी, प्रसिल्ला मुर्मू, रेज्यूस बाढ़, अनल प्रतीक मिंज और राजेश बाखला। उप सचिव में प्रोन्नत होने वाले अधिकारी राजेंद्र चौधरी, वशीर अहमद,
अश्विनी कुमार लाल दास, मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, राजीव रंजन तिवारी, विपिन कुमार, राजीव कुमार, सुशील कुमार, मिथिलेश कुमार नीरज, मदन मोहन झा, शिव कुमार चौधरी, घनश्याम प्रसाद सिंह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के 2 संचालकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ग्रेका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज RS स्क्वायर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इनके संचालन को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में दलील दी कि ये दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस इमारत में स्थित हैं, उसका नक्शा रांची नगर निगम द्वारा स्वीकृत है। उन्होंने यह भी बताया कि इनका किचन और स्टोर रूम स्वीकृत प्लान के दायरे में आते हैं, जबकि रूफटॉप पर केवल बैठने की व्यवस्था और हल्के अस्थायी ढांचे हैं। सुरक्षा मानकों की बात करें तो अग्निशमन विभाग से इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्राप्त है। साथ ही फूड सेफ्टी और बार लाइसेंस भी कानूनन लिए गए हैं। रांची नगर निगम ने 24 फरवरी को रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के लिए एक नया रेगुलेशन ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलॉज 2016 का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उनके संचालन पर रोक लगाना अवैध है। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने निरीक्षण रिपोर्ट और फोटो कोर्ट में प्रस्तुत किए, जिनका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये दोनों रेस्टोरेंट किसी स्थायी अवैध निर्माण में शामिल नहीं हैं और तय मानकों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि नगर निगम का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि रांची नगर निगम ने शहर में संचालित 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया था। 22 फरवरी को अपर प्रशासक संजय कुमार की अदालत से इन संचालकों के खिलाफ अलग अलग आदेश पारित किए गए थे। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ अनधिकृत निर्माण को लेकर कानूनी कार्यवाही चल रही थी। 20 से 23 मार्च तक होने वाली नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2024 से 25 की मेजबानी करने का मौका झारखंड को मिली है। बता दें कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन के बैनर तले रांची डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 6.5 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है, जहां देश भर के 250 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें 50 इंटरनेशनल मास्टर एवं ग्रैंड मास्टर भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता से 4 खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा, जो आने वाले समय में एशियन चेस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन से संबंधित जानकारी ऑयल झारखंड चेस एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, सांसद एवं सचिव मनीष कुमार के साथ रांची डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के सचिव सह आयोजन सचिव नवजोत अलंग ने दी। इस दौरान कोषाध्यक्ष सतीश कुमार तथा मीडिया प्रभारी संतोष द्विवेदी भी उपस्थित थे। BIT मेसरा OP अंतर्गत कल्याणी बस्ती में स्वास्थिक फेरो प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का चिमनी ब्लास्ट हुआ है। इस घटना में कंपनी का ऑपरेटर ब्रजेश महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे की है। आनन फानन में ऑपरेटर ब्रजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर इस मामले में BIT OP प्रभारी संजीव कुमार ने कहा कि घटना सत्य है। कई दिनों से काम बंद था। कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए ऑपरेटर ब्रजेश से ट्रायल करवा रहा था। इसी दौरान चिमनी ब्लास्ट कर गया है। पुलिस के अनुसार दोपहर के समय चिमनी के ब्लास्ट होने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोग कंपनी की ओर भागने लगे। मौके पर पहुंचकर देखा तो फैक्ट्री की चिमनी ब्लास्ट कर गई थी। फिर स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच
पडीडीडीएच ताल शुरू की गई। उपायुक्त के सख्त निर्देशों के बावजूद ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू का खनन, भंडारण और परिवहन लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार खनन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी अभियानों में बालू तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग की टीम ने मंगलवार को अहले सुबह करीब 3:30 बजे ईचागढ़ थाना क्षेत्र में औचक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान वीरडीह नदी घाट के आसपास अवैध रूप से भंडारित लगभग 17,500 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। मामले में जिला खनन पदाधिकारी ज्योतिशंकर सतपति ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। चौका कांड्रा सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में खनन विभाग ने सोमवार की रात चौका कांड्रा मार्ग पर वाहनों की जांच की। इस दौरान आयरन और बालू लदे वाहनों के परिवहन कागजात की जांच की गई। हालांकि इस निरीक्षण में कोई अवैध परिवहन का मामला नहीं पाया गया। इससे पहले शुक्रवार रात को भी चौका थाना की पुलिस ने अवैध बालू परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए थे। शनिवार को जिला खान निरीक्षक के नेतृत्व में ईचागढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें कुईडीह के समीप एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़े जदयू विधायक सरयू राय के सवाल पर प्रभारी मंत्री के साथ जमकर खींचतान हुई। विधायक सरयू राय ने कहा कि बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड यानी बीपीएससीएल के 6 फ्लाई ऐश पौंड भर गए हैं और ऐश पौंड का पानी बोकारो स्टील लिमिटेड के स्लज पौंड और कूलिंग पौंड से होकर गरगा नदी के रास्ते दामोदर नदियों में गिर रहा है। इससे नदी में जल प्रदूषण हो रहा है। इस सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अनियमितता के मामले में कंपनी पर 66 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 1 सप्ताह के भीतर चलते सत्र के दौरान कमेटी की रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। इस पर सरयू राय ने कहा कि उत्तर के साथ प्रतिवेदन संलग्न की बात की गई है, लेकिन कोई अटैच कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिस जुर्माने की बात की जा रही है वो काफी पहले ऐश पौंड निर्माण नहीं होने पर लगाया गया था, लेकिन आज तक वह राशि नहीं वसूली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच कमेटी में उन्हीं लोगों को रखा गया है जो इस साजिश पर पर्दा डाल रहे हैं। इसीलिए विधानसभा की कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए। इस पर प्रभारी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह मसला उन्हीं के जिला से जुड़ी है, लिहाजा इसको गंभीरता से हैंडल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कमेटी की रिपोर्ट आने दिया जाए। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सहायिका पेंशन समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान राज्य भर से आई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, 5 लाख रुपया देने की मांग रखी। झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सरकार से बंगाल की तर्ज पर ग्रेच्युटी देने के साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त आर्थिक लाभ 5 लाख रुपया देने की मांग की। प्रदेश के अधिकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेविका सहायिकाओं ने सरकार बनाने का काम किया है, इनको आश्वासन भी दिया गया था। पेंशन के साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त आर्थिक लाभ का भरोसा दिया गया था, मगर सरकार बनते ही इसे भुला दिया गया। हेमंत सरकार अगर 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य भर में 43,500 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें लगभग 7,50,000 सेविका सहायिका कार्यरत हैं। यह परियोजना 2 अक्टूबर 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई और इनमें काम करने के लिए सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति की गई।
आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की रांची जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी कहती हैं कि हमें मानदेय के बजाय 30,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा वेतन का आधा 62 वर्ष पूर्ण होते ही रिटायरमेंट के बाद 5 लाख ग्रेच्युटी के साथ अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में दिया जाए। झारखंड चोरी को लेकर बिजली विभाग एक्शन मूड में है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बिजली वितरण निगम लिमिटेड की अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। करीब 15 जिलों में हुई कार्रवाई में करीब 6 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। 1,31,787 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, गुमला, चाईबासा सहित कई जिलों में छापेमारी हुई है। रांची में 3,153 स्थान पर छापेमारी की गई, जिसमें 392 लोगों पर मुकदमा और 51.56 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं चाईबासा में भी 2,100 स्थान पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 189 पर मुकदमा और 22.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि धनबाद में 1,557 स्थान पर छापेमारी करते हुए 157 पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 27,37,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। हालांकि जुर्माना देने में सबसे नंबर 1 पर हजारीबाग रहा, जहां 79.78 लाख रुपए का लगाया गया, जबकि गुमला जिले में भी कई जगहों पर गड़बड़ियां पकड़ी गईं। इस दौरान 15.87 लाख रुपए लगाया है। गुमला जिले में 585 स्थान पर छापेमारी करते हुए 126 पर मुकदमा दर्ज किया गया और 15,87,000 का जुर्माना लगाया गया। अगर जमशेदपुर में 2,120 स्थान पर छापेमारी करते हुए 254 पर मुकदमा दर्ज कराया गया और 60.61 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। बिजली चोरी रोकने के लिए एटीपी के महाप्रबंधक श्रवण कुमार के नेतृत्व में यह पूरी छापेमारी की गई। एटीपी के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9431135515 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत गोपनीय रखी जाएगी।